ए कुंदन, तूने 6 महीनों से घर का किराया नहीं भरा है। चल अब निकल मेरे घर से। ऐसे बेरहम मत बनिए चाचा, मैं आपका सगा भतीजा हूँ, मुझ पर थोड़ी तो दया कीजिए। रिश्तेदारी का रोना मत रो, मैं बस पैसों से रिश्ता रखता हूँ। या तो मुझे पैसे दे या मेरा घर खाली कर। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? लगातार बारिश के कारण मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा है। बस बहुत हुआ, अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रहने दूंगा। इतना बोलकर हरिराम कुंदन और उसकी पत्नी रमा को भरी बारिश में निकाल बाहर करता है। कुंदन और रमा बारिश में भीगते हुए पूरे गांव भर में घूमते हैं। कुंदन, मुझे तो कभी कभी लगता है हरिराम, चाचा आपके सगे चाचा हैं ही नहीं, वो तो आपके साथ गैरों से भी बुरा व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं है रमा, उन्हें बस पैसों का मोह है। इस पूरी दुनिया में एक वही मेरे अपने हैं। हम कब तक ऐसे बारिश में भीगते रहेंगे? दोनों बातें करते करते जंगल पहुंचते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक सुनसान मिट्टी की गुफा दिखती है। रमा, जब तक बारिश नहीं रुकती हमें यही पनाह लेनी होगी। हम गुफा में कैसे रहेंगे? यहाँ ना तो बिजली है ना ही और कोई सुविधा। मजबूरी में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अभी पहले बारिश से बचने का सोचो, मैं दूसरा कोई ठिकाना ढूंढ ही लूंगा। इतना बोलकर दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। रात होती है, बारिश का कहर अब भी नहीं रुकता है। मुझे नहीं लगता ये बारिश छूटने वाली भी है। इंतजार के अलावा हम कर ही क्या सकते हैं? आपके सगे चाचा आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? कोई बात है क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता। जब से मैंने होश संभाला है तब से उनका ऐसा ही रवैया देखा है। आपके माता पिता आपसे कैसे बिछड़े थे, आपको कुछ पता है? नहीं, जब भी चाचा से इस बारे में कुछ पूछता हूँ वो मुझे डांट देते हैं। अच्छा रमा, तुम यही रुको, मैं खाने का कुछ जुगाड़ करके आता हूँ। इतना बोलकर कुंदन जंगल में खाने की तलाश करने निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद उसे जंगली फल और सब्जियों का पेड़ दिखता है, जिसे देखकर उदास कुंदन के चेहरे पे अलग सी चमक आ जाती है। अरे वाह, यहाँ तो फल और सब्जियाँ दोनों है। कुंदन खुश होकर फल और सब्जियां तोड़ने आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर वहीं पेड़ के नीचे बैठे एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है, जो कमजोरी की हालत में भीग रहा होता है। बाबा, आप कौन है और यहाँ क्यों भीग रहे हैं? दूर हो जा मुझसे, मेरे पास मत आना। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ मत करना। बूढ़े बाबा कुंदन को देखकर घबरा जाते हैं और बड़बड़ाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कुंदन कुछ फल और सब्जियां तोड़कर वापस गुफा में जाता है। उसे खोया खोया देख रमा उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आप जब से आए हैं कुछ खोए खोए से लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? मैंने जंगल में एक बूढ़े बाबा को देखा। वो बहुत डरे हुए थे और काफी कमजोर भी लग रहे थे। धीरे धीरे करके कुंदन रमा को सारी बात बताता है। मुझे लगता है वो कोई सरफिरा होगा। आप ज्यादा सोचिए मत, आए दिन ऐसे सरफिरे अक्सर कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बात से अनजान हूँ। यह सब आपका वहम है। अच्छा, मैं खाना बना देती हूँ, भूख के मारे आप कुछ भी सोच रहे हैं। इसके बाद रमा लकड़ियां जलाकर खाना बनाती है। कुछ देर बाद दोनों सुकून से खाना खाते हैं। मानना पड़ेगा रमा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। पूरे दिन का दुख रमा के हाथ का खाना खाकर एक पल में दूर हो जाता है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही कुंदन बड़ी उम्मीद लेकर अपने चाचा हरिराम के घर जाता है। चाचा, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा किराया दे दूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता है, मैंने वो घर बेच दिया। चाचा, आपने ऐसा क्यों किया? वो घर ही हमारे रहने का एकमात्र ठिकाना था। अब मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ भटकूंगा? तू समझ, ये तेरी परेशानी है। मुझे रिश्तों की नहीं, पैसों की बोली समझ आती है। कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है? अपने इकलौते भांजे को इतनी तकलीफ में देखकर आपका दिल नहीं पसीजता। तेरी ये मजाल, मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे की तूने?
चला जा मेरे घर से, नहीं तो मैं तुझे धक्के मार के निकालूंगा। जा रहा हूँ, पर चाचा एक बात याद रखना, सबको अपने किए का फल भुगतना होता है। समय समय की बात है, आज आपका है कल मेरा होगा। इतना बोलकर कुंदन वहाँ से निकल जाता है। वो रोते रोते जंगल जाता है। रमा गुफा के बाहर लकड़ियां चुन रही थी। वो कुंदन को रोता देख उससे पूछती, आप रो क्यों रहे हैं? और सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? क्या बताऊं रमा, किस मुंह से बताऊं कि मैं एक घर तक नहीं बचा पाया। आपके कहने का मतलब क्या है? फिर कुंदन रोते रोते रमा को सारी बात बताता है। दिन बीतते हैं, बारिश छूटना तो दूर, कम होने तक का नाम नहीं लेती है। सिर्फ जंगली फल और सब्जियां खाकर गुजारा करना दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। कुंदन, अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे पास एक भी जरूरत की चीज नहीं है, और तो और कपड़े भी फटे पुराने हैं। मैं हर रोज काम ढूंढने जाता हूँ, पर कोई मुझे काम नहीं देता। सब यही कहते हैं कि बारिश में काम में मंदी है। ऐसे कब तक चलेगा? हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना इस मिट्टी की गुफा की चार दीवारी में ही हम कैद होकर रह जाएंगे। तुमने कुछ सोचा है क्या? हाँ, पहले आप जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट कर ले आइए, फिर मैं आपको अपनी योजना बताऊंगी। अच्छा ठीक है। इतना बोलकर कुंदन लकड़ियां काटने चला जाता है। जैसे ही वो लकड़ियां काटना शुरू करता है, वहाँ बूढ़े बाबा आ जाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, कोई मुझ भिखारी की मदद करो। अरे बाबा आप। बूढ़े बाबा उसे देखकर फिर से डरने लगते हैं। मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। आप डरिए मत, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। पहले आप शांति से बैठिए। कुंदन के प्यार से समझाने पर बूढ़े बाबा शांत होते हैं और पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बाबा, मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ, आप यही रहना, कहीं जाना मत। इसके बाद कुंदन फल लेने चला जाता है। कुछ देर बाद वो एक टोकरे में फल लेकर आता है। बूढ़े बाबा फल देखते ही टूट पड़ते हैं और ऐसे खाते हैं मानो जैसे कई दिनों से भूखे हों। बाबा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मुझे नहीं पता, मुझे अपनी पहचान नहीं पता है, मैं अपने बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा, आपको यह तो पता होगा कि आपकी यह हालत कैसे हुई। ये सुनते ही बूढ़े बाबा वापस से बौखला उठते हैं। मुझसे कुछ मत पूछो मुझसे। इतना बोलकर वो फल की टोकरी लिए फिर से भाग जाते हैं। इसके बाद कुंदन लकड़ियां लेकर गुफा में जाता है। अरे वाह, लकड़ियाँ ले आए आप। अब तो कहो, इससे क्या करने वाली हो? कल सुबह आपको पता चल जाएगा। रमा सारी लकड़ियां जो गीली होती है उसे एक कोने में सूखने के लिए रख देती है। पूरी रात लकड़ियां सूखती रहती है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही रमा लकड़ियां जलाकर ढेर सारा खाना बनाती है। बाप रे, इतना सारा खाना हम 2 लोगों के लिए कुछ ज्यादा नहीं है रमा। यह खाना हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए है। पूरे गांव के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने यह खाना जंगली सब्जियों से बनाया है। मैं सोच रही थी कि हम इस मिट्टी की गुफा में अपनी एक रसोई खोलें। तुम्हें लगता है हमारा यह काम चलेगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? चल पड़ा तो हमारी किस्मत बदल जाएगी, और नहीं चला तो कौन सा हमारा कोई नुकसान होगा। कह तो तुम सही रही हो। ठीक है, इस काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। रमा और ज्यादा खाना बनाने लगती है और कुंदन उसकी मदद करता है। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार होता है और वे दोनों गुफा के दहलीज पे खड़े होकर बारिश छूटने की राह देखने लगते हैं। खाना तो बन गया, लेकिन हम इसे लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे? बारिश तो छूटने से रही, अब हमें ही लोगों तक जाना होगा। इसके बाद दोनों ठेले में खाने का डब्बा भरकर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें 2 आदमी छाता लिए चलते हुए दिखते हैं। अरे भाई, क्या तुम दोनों हमसे यह खाना खरीदोगे? बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, और दाम भी कम है। तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए हो ना? हमारी मति मारी गई है क्या, जो हम पैसे खर्च करके खाना खरीदे? हाँ वही ना, हमारे घर पे खाना बनता है, कौन सा इस खाने में कोई अलग स्वाद आएगा। हमारे काम का वक्त हो रहा है, सुबह सुबह हमारा वक्त बर्बाद मत करो, हटो यहाँ से।
इतना बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रमा और कुंदन गांव भर में घूमते रहते हैं, पर कोई उनसे खाना नहीं खरीदता। शाम होती है, दोनों निराशाली गुफा में वापस आते हैं। मुझे नहीं लगता कोई हमसे खाना खरीदेगा। आखिर सबके घर में खाना बनता ही है, तो कोई पैसे क्यों ही खर्च करेगा। इतनी जल्दी हार मत मानिए, कोई ना कोई तो जरूर खरीदेगा, आज नहीं तो कल सही। रात होती है, दोनों वहीं खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही दोनों फिर से खाना बेचने निकलते हैं। बारिश में भीगकर घूमते घूमते सूरज ढल जाता है, पर एक भी खाने का डब्बा नहीं बिकता। ऐसे ही दूसरा दिन बीतता और फिर तीसरा। अब तो कुंदन की उम्मीद मर चुकी थी। रोज रोज कितना सारा खाना बर्बाद हो रहा है, अब हमें यही रुक जाना चाहिए। पर कुंदन, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मुझसे अब नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर कुंदन मुंह लटकाए वहाँ से चला जाता है। शाम होती है, रमा खाली हाथ गुफा लौटती है। उसे खाली हाथ देखकर कुंदन उससे पूछता है, अरे रमा, खाने की थैली कहाँ है? फेंक आई क्या? नहीं नहीं, मैंने तो सारा खाना बेच दिया। मैं नहीं मानता। जो काम हम मिलकर 3 दिनों में भी कर पाए, वो तुमने अकेले कुछ घंटों में ही कर दिया। आप बस देखते जाइए कैसे हमारी गाड़ी पटरी पे वापस चलती है। तुम्हारी यह पहेलियां तो मेरे समझ के ही बाहर है। अब रात होती है, दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह बारिश रुकती है और गुफा के बाहर 2 आदमी आकर उन्हें आवाज देते हैं। अरे ओ कुंदन भाई, हम खाना लेने आए हैं। भाभी जी, हमें खाना दीजिए, बहुत भूख लगी है। रमा और कुंदन गुफा के बाहर निकलते हैं। अरे वाह, बारिश रुक गई और तो और ग्राहक भी आए हैं। आज सूरज किस दिशा से उगा है? आज का सवेरा हमारे लिए नई खुशियां लाया है। आइए, आप दोनों गुफा के भीतर आइए। दोनों ग्राहक उनके साथ गुफा के अंदर जाते हैं। रमा उन्हें एक प्लेट में खाना लगाकर देती है। दोनों बड़े चाव से खाना खाते हैं और रमा की तारीफ करने लगते हैं। वाह बहन, मैंने आज तक इतने स्वादिष्ट पकवान नहीं खाए। पेट भर जाने पर भी मन नहीं भरता, मुझे तो और एक प्लेट चाहिए। दोनों एक एक प्लेट खाना और लेते हैं। फिर खाना खत्म करके रमा को पैसे देकर चले जाते हैं। उनके जाते ही कुंदन हैरान होकर रमा पे सवालों की बौछार कर देता है। कल तक जो हमारे खाने की तरफ देख भी नहीं रहे थे, आज वो पैसे देकर खाना खाने आए थे। आखिर तुमने कल ऐसा क्या किया था? मैंने बस व्यापार का तरीका बदला। कोई भी व्यापार शुरू करने से पहले लोगों को आकर्षित करना पड़ता है, ताकि उन्हें चीजों का महत्व पता चले। रमा, साफ साफ शब्दों में बताओ ना, मुझे तुम्हारी यह गोल गोल बातें समझ नहीं आती है। अरे बाबा, मैंने उन्हें कल खाना मुफ्त में दे दिया था। खाना फेंकने से अच्छा था कि किसी का पेट भर जाए। अच्छा, फिर क्या उन्हें खाना अच्छा लगा, स्वाद की कीमत पता चली और आज वो खाने की लालसा में खींचे चले आए। दोनों के चेहरे पे मुस्कान आती है। अब हर रोज गुफा में ग्राहक खाने के लिए आने लगे थे। मिट्टी की गुफा के अंदर की रसोई पूरे गांव में जोरों शोरों से चल रही थी। बारिश का भी प्रभाव कम हो गया था। एक रात दोनों सोए थे, तभी अचानक गुफा के बाहर किसी की दर्द भरी आवाज आती है। कोई मेरी मदद करो, मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूँ। रमा और कुंदन आवाज सुनकर जग जाते हैं और गुफा के बाहर निकलते हैं। बाबा, आप ठीक तो है ना? अच्छा, तो यही वो बूढ़े बाबा है जिनका आप जिक्र किया करते थे। हाँ, लगता है इन्हें बहुत भूख लगी है। बाबा, आइए हमारे साथ। दोनों बाबा को गुफा के अंदर लेकर जाते हैं। बाबा खाना खाकर सुकून भरी नींद सो जाते हैं। अगले दिन बाबा सोए रहते हैं, तब रमा और कुंदन बाजार कुछ ताजी सब्जियां खरीदने जाते हैं। कुंदन, उस बेचारे बूढ़े बाबा की हालत पे मुझे बहुत तरस आ रहा है। इस उम्र में उन्हें कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। पता नहीं उनके कोई रिश्तेदार या कोई बेटा है भी कि नहीं। मैं सोच रही थी कि उन्हें क्यों न हम अपने साथ रख लें। वैसे भी कोई उनकी खबर लेने नहीं आता।
मुझे नहीं लगता किसी को उनकी फिक्र होगी। सुझाव तो तुम्हारा काफी अच्छा है, पर उन्हें किसी चीज का गहरा सदमा लगा है। कहीं वो वापस से बौखला उठे तो तुम डर जाओगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दोनों मिलकर उनका ध्यान रखेंगे, देखना वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोनों बूढ़े बाबा की दिन रात सेवा करने लगे थे, जैसे वो उनके ही अपने हों। दिन ब दिन रसोई की कमाई में अधिक मुनाफा हो रहा था, जिससे दोनों ने गांव में एक घर खरीद लिया और वहीं रहने लगे। अब वे उस गुफा को ढाबे की तरह इस्तेमाल करने लगे थे। अब मुझे अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं। भगवान ने हमें सारी खुशियां एक साथ ही दे दी है। हमारे घर अब लक्ष्मी का भी वास है और एक बड़े बुजुर्ग का भी। तुम दोनों मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। मुझे अपनी पहचान याद नहीं है, ऐसी हालत में भी तुम दोनों ने मुझे सहारा दिया। आप ऐसे परायों वाली बातें ना करें। हम दोनों ने तो आपको अपना बुजुर्ग माना है। भगवान तुम दोनों की जिंदगी खुशियों से भर दे। मेरी तो बस यही प्रार्थना रहेगी हमेशा। तीनों बहुत खुशी खुशी एक परिवार की तरह रह रहे थे। अब कुंदन और रमा गांव के धनी व्यक्तियों में से एक हो चुके थे। उनकी तरक्की देख कुंदन के चाचा चाची की नीयत पलटी और दोनों ने कुंदन और रमा को खाने पे बुलाया। क्या बात है चाचा, आज बड़ा दुलार आ रहा है अपने भतीजे पे। ये क्या कुंदन, अब भी अपने चाचा से नाराज है? पुरानी बातें भूल जा, आज हम रिश्तेदारी की नई शुरुआत करते हैं। हाँ बेटा, हमसे जो भूल हुई उसे माफ कर दे। हमें अपनी गलती का पछतावा है। कोई पछतावा वगैरह नहीं है इस बुढ़िया को। आज हमारे पास पैसे आते तो दोनों गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। क्या सोच रही हो रमा बेटी? कुछ भी तो नहीं। तो आओ अब साथ बैठकर खाना खाते हैं और सारे गिले शिकवे मिटाते हैं। हाँ बस थोड़ी देर रुकिए। एक बूढ़े बाबा भी आए हैं हमारे साथ। वो बाहर ही है, मैं उन्हें अंदर बुला लेता हूँ। कुंदन, तुम्हारा मेहमान मतलब हमारा भी मेहमान। चलो मैं भी साथ चलता हूँ। इसके बाद हरिराम कुंदन के साथ घर के बाहर निकलता है। बाहर बूढ़े बाबा चौखट पे बैठे हुए थे। हरिराम उन्हें देखते ही घबरा जाता है। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और बूढ़े बाबा फिर से डर जाते हैं। ये वही है, मुझे सब याद आ गया, ये वही शैतान है। इतना बोलकर बूढ़े बाबा वहाँ से भाग जाते हैं। कुंदन और रमा भी उनके पीछे भागकर घर पहुँचते हैं। उनके बार बार पूछने पर भी बूढ़े बाबा कुछ नहीं बताते। दो दिन खुद को कमरे में बंद करने के बाद आखिरकार बूढ़े बाबा बाहर निकलते और कहते, वो हरिराम पापी है, उसके लालच ने मेरी दुनिया बदल दी। क्या हुआ था बाबा? आखिर चाचा ने ऐसा क्या किया था आपके साथ? मैं एक गांव का खानदानी ठाकुर था। वो हरिराम मेरा नौकर हुआ करता था। एक दिन उसने धोखे से मुझे एक खतरनाक बूटी पिला दी थी, जिससे मेरा दिमाग फिर गया था। अच्छा, तो इसीलिए आपको सब सरफिरा कहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने मेरी जायदाद हड़पी। उसके साथ साथ मेरे एक लौते बेटे को भी मुंह से दूर कर दिया। अब मुझे समझ आ रहा है, वो हरिराम कुंदन के साथ इतना क्रूर व्यवहार क्यों करता था। रमा, कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहती कि मैं इनका बेटा हूँ, जिसे उस हरिराम ने अपने फायदे के लिए चुरा लिया था? हाँ, वरना आप ही सोचिए, कोई भी चाचा अपने एक इकलौते भतीजे के साथ इतनी ज्यादती कैसे कर सकता है। बेटा तू मेरा बेटा है। तू एक ठाकुर खानदान का चिराग है। मैं उस हरिराम को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे पिता की जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझसे मेरा हंसता खेलता बचपन छीन लिया। अब कुंदन बिना एक क्षण की देरी किए हरिराम के घर मुखिया को लेकर जाता है। हरिराम अपने घर में जल्दी जल्दी अपना सामान बांध रहा होता है। अरे जल्दी करो भाग्यवान, हमारे अतीत ने हमारे दहलीज पे दस्तक दे दी है। अब हमें ये गांव भी छोड़ना होगा। इतनी जल्दी भी क्या है? पहले हमसे छीना हमारा सब कुछ वापस तो दे दो। कुंदन और उसके पिता मुखिया को सब सच सच बताते हैं। मुखिया अपना फैसला सुनता है और हरिराम ने आज तक जो कुछ भी कुंदन के पिता से चुराया था वो सब उन्हें वापस मिल जाता है। हरिराम और उसकी पत्नी कुंती अपने किए की सजा भुगतते हैं
और एक गरीबी की जिंदगी जीने लगते हैं। इस प्रकार की मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल अक्कू टोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।